हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग राइबोसोम्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो था उसको कम्प्लीटली हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, जिसमें कि लास्ट अपना टॉपिक जो था वो लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स हमने पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में राइबोसोम्स के ऊपर हमारा फोकस होगा। और ये जो राइबोसोम्स है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। और ये जो राइबोसोम्स हैं इसके बेसिस पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा ही था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक पार्ट को अपन बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक पार्ट को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है भाई? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से इनका जो सरफेस होता है इट अपीयर्स एज रफ, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। इसकी वजह से इनका सरफेस जो होता है वो स्मूथ जैसा दिखता है, उसका स्मूथ अपीयर होता है वो। ठीक है, अब ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हम फंक्शन जानते हैं कि दे जनरली फंक्शंस इन प्रोटीन फॉर्मेशन। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फंक्शन करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन क्यों कर पा रहा है भाई? क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। क्योंकि इनके पास क्या है भाई? तो राइबोसोम प्रेजेंट है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये प्रोटीन के फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग राइबोसोम्स के ऊपर ही सिर्फ फोकस करेंगे कि ये राइबोसोम एग्जैक्टली है क्या, और इसमें कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इनके पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, या इनके पास और ऐसी क्या चीजें हैं जिसके हेल्प से ये प्रोटीन के फॉर्मेशंस कर पाता है। ठीक है, तो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द राइबोसोम्स, ये राइबोसोम एग्जैक्टली है क्या? जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि दिस पर्टिकुलर राइबोसोम इज नथिंग बट अ सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ग्रैन्युलर पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है? ये नॉन ग्रैनुलर है, सॉरी, इट इज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। मतलब ये ग्रैन्यूल्स के जैसा अपीयर होगा। जैसे हम मान लीजिए कि एक सरफेस बनाते हैं, एक हाफ सरफेस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये इनके ऊपर सरफेस पे ये जो अपीयरेंस जो आप देख पा रहे हैं, दैट पर्टिकुलर अपीयरेंस इज व्हाट कॉल्ड एज राइबोसोम। इसे ही हम राइबोसोम कहते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज राइबोसोम। तो ये क्या है? इट इज ग्रैनुलर पार्टिकल, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रैनुलर पार्टिकल्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो हमने अभी क्या देखा कि एक चीज तो हमने देखा कि ये सब माइक्रोस्कोपिक है, मतलब ये भी काफी छोटा स्ट्रक्चर होगा। इनके पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड दे आर appears as granules, so they are called as granular particles. Okay, now in next part, ये सबसे पहले जो राइबोसोम है ये सबसे पहले प्लांट सेल में बताया गया था बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सबसे पहले राइबोसोम के बारे में बताया था। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सबसे पहले राइबोसोम के बारे में बताया। और वो कहाँ से वो बता पाए भाई? तो इन केस ऑफ प्लांट सेल्स बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के कई टाइप्स होते हैं,
जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, दे आर हैविंग अ वेरी हाई मैग्निफिकेशन पावर। वो चीजों को, वो सेल्स को, वो स्ट्रक्चर्स को काफी बड़े व्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड फर्दर पैलेट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड द राइबोसोम्स इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। मतलब प्लांट सेल में जो राइबोसोम के बारे में बताने वाले थे, उनका क्रेडिट जाता है रॉबिन्सन को एंड ब्राउन को, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके बताया। और जो पैलेट थे, उन्होंने एनिमल सेल्स में राइबोसोम्स के प्रेजेंस के बारे में बताया। अब ये देखते हैं कि भाई ये इनका अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। नाउ इन फर्दर, द राइबोसोम्स जनरली अकर्स इन ऑल सेल्स। जो राइबोसोम है ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होगा। ये ऐसा कोई जो वैसे सेल्स जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशंस करेंगे, क्योंकि राइबोसोम एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। तो वैसे सेल्स जो प्रोटीन के फॉर्मेशंस करेंगे, वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अब देखिए, हम दो टाइप्स की सेल्स की मेन तरीके से हम बात करेंगे। एक होगा यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, दे आर मोस्ट एडवांस्ड सेल्स, दे आर हैविंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग इन कॉम्प्लेक्स इन डिटेल। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सेलुलर लेवल की, वो काफी ज्यादा होती है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। एज फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो इनके पास क्या है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है। तो जब सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है भाई, तो ये जो राइबोसोम्स होंगे, दे आर जनरली प्रेजेंट इन अ फ्री they generally present freely in the cytoplasm. They are not bound to any structure. They are present in very free mode. ये अगर मान लीजिए यहाँ पे है, तो ऐसा राइबोसोम ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। ओके, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, द साइटोसोलिक राइबोसोम, यहाँ टर्म जो यूज किया गया है साइटोसोलिक मतलब साइटोप्लाज्म, cytosolic ribosomes either occur freely in the cytoplasm or they may present as attached to the outer surface of endoplasmic reticulum, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। वो कहाँ होंगे, आइदर वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे, हो सकते हैं, या फिर वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड होंगे, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक। यहाँ पे जब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात होगी, तो जब भी बात होगी राइबोसोम के साथ, तो हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही सोचेंगे। और ये जो राइबोसोम है, दीज राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन सम ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये दो तरह से चीजें हमने अभी देखा कि भाई ये राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे। ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होंगे, ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होंगे, ये लगभग वैसे सारे सेल्स में प्रेजेंट होंगे, जो कि ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होंगे जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशंस करते हैं, जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशंस करते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट होंगे। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहेंगे, ये किसी स्ट्रक्चर के साथ बाउंड नहीं रहेंगे। अब यूकैरियोट्स की बात करें तो आइदर दे कैन प्रेजेंट एज फ्री और वो अटैच्ड हो सकते हैं। दे रिमेन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे रिमेन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे एटीएस, ये एटीएस क्या है, 70S क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी वो क्लियर हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है इसमें। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो प्रेजेंट होगा वो एटीएस होगा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ प्रेजेंट होगा वो 70S राइबोसोम है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का केस होगा उसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। जो क्लोरोप्लास्ट होगा, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स में लाइक जनरली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके केस में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स,
वहां पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो स्ट्रक्चर बाउंड होगा, जो अटैचमेंट होगी राइबोसोम्स की, वो 80s राइबोसोम होगा। जितनी बैक्टीरियाज हैं, जितने प्रोकैरियोट्स हैं, उनके केस में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये 70s और 80s एग्जैक्टली क्या है, ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अभी फर्दर ये स्ट्रक्चर इनका कैसा है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है भाई। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो राइबोसोम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। एक होगा लार्ज सब यूनिट और दूसरा है स्मॉल सब यूनिट। तो जो लार्जर सब यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट से अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो ये कहता है कि एक जो सब यूनिट है वो लार्ज इन साइज है और वो डोम शेप है। वो क्या है, डोम शेप है। लेकिन दूसरा स्मॉलर होता है एंड अकर्स अबव द लार्जर सब यूनिट, मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा फिगर प्रॉपर नहीं हुआ है, इसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ये एक स्मॉलर सब यूनिट मान लीजिए, तो ये यहाँ पे देखिए, ये लार्जर सब यूनिट है। ये जो है, ये है लार्जर सब यूनिट। दिस इज व्हाट स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज व्हाट लार्जर सब यूनिट। ठीक है, तो जो लार्जर सब यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट के नीचे है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्मॉलर सब यूनिट है वो लार्जर सब यूनिट के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड फॉर्म्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। दे जनरली फॉर्म्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। इसका फिगर आगे आएगा तो और बेटर ढंग से मैं आपको बता पाऊंगा। एंड these are generally they are negatively charged molecule. These are negatively charged molecule. Very important, this is very important, जो कि आगे इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में ये चार्ज पार्टिकल्स कैसे फेवर करते हैं राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट्स को अटैच होने में या रिलीज होने में, ये कैसा फेवर करते हैं, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो राइबोसोम्स हैं they generally consist of two subunits. The one is larger subunit, the another one is, the first one is larger subunit and the second one is smaller subunit. And the smaller subunit is present as they generally present upon the larger subunit and forms a cap-like structure. They generally forms a cap-like structure and the structure of larger subunit is in basically it is कह सकते हैं dome shaped. It is dome shaped. तो इनके पास नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं दैट कंटेनिंग rRNA एंड प्रोटीन। rRNA हियर स्टैंड्स राइबोसोमल RNA। rRNA हियर स्टैंड्स राइबोसोमल RNA। एंड यहाँ पे ये मैग्नीशियम आयन को जरा सा ध्यान से देखिएगा कि ये मैग्नीशियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो दो सब यूनिट जो मैंने अभी बात करी है कि दोनों सब यूनिट यहाँ आपस में अटैच्ड होंगे, ये दोनों भी सब यूनिट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपस में अटैच्ड हैं। तो इनकी अटैचमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या जरूरी है वहां पे, तो इनकी अटैचमेंट के लिए जरूरी है एक कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन की। अगर एक ऑप्टिमम या फिर ऑप्टिमम कह सकते हैं, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस, अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन एक है जो कि वो फेवर करेगा उसके अटैचमेंट को, और उससे अगर जैसे ही कम होगा, जैसे ही ये मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन अगर ये मान लीजिए डिक्रीज होता है, तो ये दोनों सब यूनिट्स क्या हो जाएंगे, दे गेट सेग्रीगेटेड, दे गेट सेपरेटेड। वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भाई दोनों सब यूनिट्स की अटैचमेंट के लिए मैग्नीशियम आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ही रिक्वायर्ड है। अगर कंसंट्रेशन डाउन हुआ, when the concentration of magnesium ions reduces below the critical level, जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस कंसंट्रेशन में मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट है, अगर उनका कंसंट्रेशन डाउन होता है, इन दैट केस द राइबोसोमल सब यूनिट, द राइबोसोमल सब यूनिट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गेट्स सेपरेटेड, द राइबोसोमल सब यूनिट गेट्स सेपरेटेड, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, द राइबोसोमल सब यूनिट गेट्स सेपरेटेड। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि राइबोसोम में दो सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, वो दोनों आपस से अटैच्ड हैं, उनकी अटैचमेंट के लिए क्या जरूरी है, और जो राइबोसोम्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज
तो ये जो निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं ये मैग्नीशियम को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये एक सब यूनिट जो है, जो लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट है, ये आपस में अटैच कर पाएंगे। नाउ आगे की बात देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है। जैसे ही by raising the concentration of magnesium ions in the matrix, जब मैट्रिक्स में मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेंगे, both the subunits gets associated, वो आपस में जुड़ जाएंगे एंड दे फॉर्म अ डाइमर, दे फॉर्म अ डाइमर, डाई बोले तो टू। एंड और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो वहां पे एक मैसेंजर आरएनए की रिक्वायरमेंट होगी, मैसेंजर आरएनए। और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये मान लीजिए कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स का, अटैच्ड स्ट्रक्चर, दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये मैसेंजर आरएनए है, तो ये मैसेंजर आरएनए इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से प्रोटीन्स के ये फॉर्मेशन करेगा। इनके पास कुछ कोड्स होते हैं, ये मैसेंजर आरएनए के पास कुछ कोड्स होते हैं और ये कोड्स को वो रीड करता है, कोडोन ट्रिपलेट्स कहते हैं उसे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है वो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे AUG है, जब ये AUG है तो यहाँ से कोई एक अमाइनो एसिड फॉर्म करेगा जिससे हम मेथ्योनिन कहते हैं। AUG जनरली कोड्स फॉर मेथ्योनिन। तो ये मेथ्योनिन यहाँ पे मान लीजिए ये मेथ्योनिन फॉर्म हुआ, फिर ये आगे और खिसकेगा इस डायरेक्शन में, फिर जुड़ता जाएगा, मतलब ये सबसे पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक लिंक बनता जाएगा अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस मेनी राइबोसोम्स फॉर्म अ चेन ऑन कॉमन मैसेंजर आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए के साथ कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है पॉलीराइबोसोम्स, और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज पॉलीसोम्स और एर्गासोम्स। तीनों टर्म यूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए एक राइबोसोम के साथ एक से ज्यादा, मतलब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए, मैं इसको थोड़ा बेटर ढंग से मैं बता देता हूं अभी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर देता हूं कि पॉलीसोम क्या होगा भाई, इज इक्वल टू मैसेंजर आरएनए प्लस मोर देन 1 राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए प्लस मोर देन 1 राइबोसोम। अगर ये स्ट्रक्चर ज्वाइन होता है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉलीसोम्स कहेंगे, या पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे, या इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज एर्गासोम्स। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि ये 70S और 80S दो टाइप्स के राइबोसोम हैं, जो कि 70S की जब हम बात करते हैं तो 70S कभी भी प्रेजेंट होता है आइदर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और इन केस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो एंड 80S जनरली प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो हियर S व्हाट जनरली S represents, ये represent क्या करता है, S represents the sedimentation coefficient or it can be also called as Swedborg unit. Swedborg is the name of the scientist. उन्होंने क्या किया था कि एक मान लीजिए कि एक बहुत सिंपल सा चीज है, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, अगर कोई चीज इससे क्रॉस हो जा रहा है तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे अटक जाएगा। तो ये जो पोर्स के साइज से, दिस इज व्हाट द 70 एंड 80, ठीक है। तो अब ये 70S जो है, ये 70S राइबोसोम जो है, ये फर्दर और दो तरह का है, एक कहेंगे 60S एंड 40S। Sorry, it is not like that. The 60:40 रेशियो में है, आरएनए और प्रोटीन की रेशियो है यहाँ पे, और ये 60 + 48 जो है वो 80S में प्रेजेंट होगा, और 70S में जो प्रेजेंट होगा 70S के केस में इट इज लाइक 50S + 30S। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक घबराने वाली बात होती है, आप थोड़ा सा ये सोच सकते हैं
कि 70S में 50 प्लस 80S कैसा आया, 50 प्लस 30S कैसा आया। अगर इसको हम सम करते हैं तो भाई ये 80 हो जाता है, लेकिन ये तो 70S है। मैंने आपको पहले बताया कि एक पोर्स की साइज है, 50 की साइज हो, 30 की साइज हो, 40 की साइज हो, और किससे वो क्रॉस हो रहा है और किस पे वो क्रॉस नहीं हुआ, या फिर काफी इजी वे में जहाँ पे वो क्रॉस, जिस पोर से वो क्रॉस हो पा रहे, से मान लीजिए ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये मान लीजिए 50S है, यहाँ से ये क्रॉस कर गया तो इसको 50S हमने बोल दिया। ये 30S इस पोर से क्रॉस किया, ये थोड़ा छोटा है, मान लीजिए ये थोड़ा छोटा है, तो इसको हमने 30S कह दिया। इसके बेसिस पे सेम 80S की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम 60S प्लस 40S की बात करेंगे। यहाँ पे भी एक लार्जर है, ये स्मॉलर है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, कोई अलग से चीज़ यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं, सेम वही चीज़ है जो अभी तक हम देखते आए हैं। तो 70S में हमने क्या कहा कि भाई ये 50 प्लस 30S होगा, जिसमें कि अगर 30S की हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 21 प्रोटीन्स हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। 50S में 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और 50S को फर्दर और 23S एंड 5S ऐसा हम आगे और बाइफर्केट कर सकते हैं इसको, और 30S में 16S ऐसा कुछ हम लोग उसे और आगे डिवाइड कर सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ 80S, टोटल सम ऑफ 33 proteins are present in 40S and 40 proteins are present in case of 60S molecules। यहाँ पे और अलग अलग RNAs है, जैसे मान लीजिए 28S है, यहाँ पे 5.8S है एंड 5S है, ऐसा और आगे स्ट्रक्चर इनके इसमें प्रेजेंट होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है कैसा है, जरा सा आप देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। ये देखिए, ये 80S का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 40 स्मॉलर एंड 60 लार्जर पार्ट है। इसमें देखिए 5.8S RNA, 28S RNA, 5S RNA एंड दिस इज व्हाट द 18S RNA। तो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसा ये कह रहा है, ये कप शेप्ड है, ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। सेम यहाँ पे भी देखिए, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट। तो स्मॉलर में आप देख सकते हैं 16S RNA यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इन केस ऑफ 50S 5S एंड 23S RNA दिख रहा है। तो इसका ऑरिजिन क्या है, ऑरिजिन क्या है? तो इन प्रोकैरियोट्स both to ribosomal RNA and proteins are synthesized in case of cytoplasm, in cytoplasm only, but यूकैरियोट्स की जब हम बात करेंगे, जैसे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो जो राइबोसोमल आरएनए है इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है भाई? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके फंक्शंस की तरफ देखते हैं कि फंक्शन क्या फंक्शन क्या करता है ये राइबोसोम। तो इनका जो फंक्शन है, they generally synthesize proteins, okay, they generally synthesize proteins. So the free ribosome synthesize non secretory proteins कहते हैं इसे, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं they generally form secretory proteins, they generally form secretory proteins। और एक तरह से जो फोल्डिंग्स होती है, द फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन is also assisted by some kind of proteins। मैंने अभी क्या बात किया कि जो फोल्डिंग्स हैं, फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन्स, फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन्स is done by a protein called as it is what called as chaperones। it is what called as chaperones। इसे क्या कहते हैं? इसे हम chaperones कहते हैं। फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन, जो ये भी वन ऑफ द फंक्शन है राइबोसोम्स का, ठीक है, वो एक प्रोटीन के हेल्प से की जाती है जिसे हम चैपेरोन्स कहते हैं। सो नाउ वी आर वेरी डन विथ द राइबोसोम। इन नेक्स्ट लेक्चर आगे हम लोग माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आपने इस को बेहतर ढंग से समझ लिया होगा तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा।
कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, काफ़ी इजी है ये, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं और वो बेटर ढंग से आपको हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।